हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन लेके चल रहा था, जो सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या जैक बोर्ड के क्लास 11 के उन लोगों का सेक्शन है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है पार्ट 2। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में एक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी का कैसे हुआ। ठीक है, फिर हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पिछले वीडियो में देख लिया था मैंने। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना, क्या उसके आगे का सेक्शन। तो अगर बात करें अब एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, मतलब हर एक सेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे वन बाय वन, है ना। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसे कहा गया ये बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट था। क्यों बैकवर्ड था? पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि जो जमींदारी सिस्टम वगैरह इंडिया में था, ठीक है, उसके कारण यहाँ के फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉसेस हो रहा था। ठीक है, ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का को अडॉप्ट नहीं किए हुए थे। इसके कारण जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड रह गया एंड स्टैग्नेंट हो गया। ठीक है, बैकवर्ड कैसे? बैकवर्ड इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन जो था, लो प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा थी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था, क्योंकि जो मेजर डिपेंडेंसी था वो रेनफॉल पे था। बारिश हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, बारिश नहीं हुआ तो नहीं होगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लोग उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना उसे कंजम्पशन के लिए जरूरत था। ठीक है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, कहता है जो लैंड का हिस्सा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिसके कारण प्रोडक्शन काफी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये बैकवर्डनेस को दिखाता है। स्टेग्नेशन की बात करें तो वो कैसे? कहता है ऑनर ऑफ द सोइल एंड टीलर ऑफ द सोइल के बीच में बहुत सारा समस्याएं थी। ऑनर ऑफ द सोइल कौन होता था? जमींदार होता था, पहले बता दिया मैंने। टीलर्स ऑफ द सोइल कौन होता था? ये फार्मर्स होते थे। ठीक है, जो ऑनर ऑफ द सोइल होते थे वो बहुत ही हाई रेंट चार्ज करते थे इन लोगों से। ठीक है, जितना उन सकते थे उतना वसूल कर लेते थे, जिससे फार्मर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो नहीं रहा था। फिर था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। कहते हैं ब्रिटिश राज के अंडर, है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही अच्छा नहीं था। ठीक है, जमींदारी सिस्टम वगैरह होने के कारण बहुत सारी समस्याएं थी। क्लियर? पोस्ट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ब्रिटिशर फोर्स करते थे यहाँ के फार्मर्स को वैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिसका ट्रेड इजिली हो सके या जिससे बहुत ज्यादा उन्हें फायदा हो, है ना। तो ये था एग्रीकल्चर का हालत, याद रखिएगा, बैकवर्ड एंड स्टेग्नेशन। ठीक है, ये स्टेग्नेंट था इकोनॉमी, कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि इंडिया जो है वो किस में फेमस था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में पहले। ठीक है, और बहुत ही उसको पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा खासा पहचान मिला हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से ब्रिटिश के डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे जो ब्रिटेन में बनते थे, ठीक है, उसे इजिली यहाँ पे ले आया जाता था। फिनिश्ड गुड्स को वो टैरिफ फ्री होते थे। टैरिफ फ्री मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता था। अगर ब्रिटिश से गुड्स आया इंडिया में, है ना, तो उस पर टैरिफ नहीं लगाया जाता था। क्लियर? जिसके कारण इंडियन मार्केट में पूरा फैल गया था, है ना। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो था, जो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था उससे अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा हाई ड्यूटी लगा दिया था, मतलब टैक्स लगा दिया जाता था। जैसे मान लो 100 रुपीज का अगर मार्कर बेच रहे हैं हम लोग इंडिया का, ठीक है, तो उस पर बहुत टैक्स लगा दिया, मतलब टैक्स मान लो 100 रुपया लगा दिया, तो उसका रेट तो विदेश में 200 हो जाएगा ना। तो क्या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का वहां पे डिमांड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ब्रिटेन से आता था प्रोडक्ट इंडिया में तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसके कारण वो सामान यहाँ सस्ता में बिकता था। क्लियर? और जो इंडिया से जो प्रोडक्ट जाता था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, फिनिश गुड्स अगर, तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। इसके कारण जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का किया धरा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालात ही बहुत अच्छा
ऑन द इंडिपेंडेंस अच्छा नहीं था। ठीक है, अब अगर बात करें फॉरेन सेक्टर कैसा था भाई, फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया में, आपको जान के ये बड़ा हैरानी होगा कि इंडिया जो एंशियंट पीरियड से फॉरेन ट्रेड में बहुत ही महारत हासिल करके रखा था, इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया करता था, लाइक आयरन गुड्स, टेक्सटाइल, ठीक है, ये सब चीजों को वो बेचता था, और ब्रिटिशर्स के रूल ने क्या किया, इंडिया को बर्बाद कर दिया, इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी अच्छा रहने नहीं दिया। ठीक है, आपको पता है ये वर्ड याद रखिएगा, द रोमन्स जो है, रोमन्स जो थे वो कहते थे द इंडिया को द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। ठीक है, इंडिया में क्योंकि इतना एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, इतना एक्सपोर्ट करता था कि इंडिया के पास गोल्ड वगैरह का जो प्रीशियस चीजों का जो स्टोरेज था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो सारा खजाना बर्बाद कर दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, कहता है पहले इंडिया फिनिश्ड गुड्स बेचता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नेट एक्सपोर्टर बना दिया, किसका, रॉ मटेरियल का। अब इंडिया को कैसा ट्रीट करने लगा, अगर इंडिया से रॉ मटेरियल विदेश में जा रहा है तो उस पे एक्सपोर्ट, उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, तो वो चीज वहां पे सस्ता हो जाता था, और इंडिया का रॉ मटेरियल का बहुत डिमांड होने लगा यूरोप में। ठीक है, जिस कारण से इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला देश बन के रह गया, और क्या इंपोर्ट करने लगा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ब्रिटेन क्या करता था, जो वहां पे बनता था फिनिश्ड गुड्स, वो इंडिया में वो बेच रहा था, किसमें, बिना उस पर कोई टैक्स लगता नहीं था, सस्ता होता था, इंडिया में पूरा बेच रहा था, जिसके कारण यहाँ के जो कस्टमर्स थे वो ज्यादा प्रेफर कर रहे थे किसको, ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, तो ये एक रीजन था जिसके कारण फॉरेन ट्रेड जो हमारा था बहुत ही अच्छा नहीं था। लेकिन एक जानकर बहुत आपको हैरानी होगा कि ब्रिटिश दौर में, ब्रिटिश रूल जब था, तो हमारा जो एक्सपोर्ट था ना, एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट, मतलब कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड था। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। ठीक है, लेकिन बात था कि ये जो सरप्लस था, ठीक है, ये एक्चुअली में क्यों बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि हम लोग जो सरप्लस जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, सिर्फ प्राइमरी गुड्स का कर रहे थे, इंडस्ट्रियल गुड्स का नहीं। जब कोई कंट्री सिर्फ प्राइमरी गुड्स को बेचता है तो वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, मतलब वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का साइन है। जब तक आप फिनिश्ड गुड्स को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को नहीं बेचते हो विदेश में, ठीक है, फॉरेन में, तब तक आपका फॉरेन ट्रेड बहुत बेहतर नहीं है। ठीक है, उल्ट दूसरी ओर ये जो सरप्लस आता था, जो एक्सपोर्ट ज्यादा, मान लो एक्सपोर्ट किए 200, इंपोर्ट किए 100, तो सरप्लस बचा ना 100 रुपया, ये पता क्या चीज में यूज होता था, ये यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखभाल करने में, वार एक्सपेंसेस में, ठीक है, ब्रिटिशर्स इसमें खर्च करता था, इंडिया का डेवलपमेंट में खर्च नहीं करता था किसी प्रकार से वो। ठीक है, तो इस कारण से जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो, उसकी हालात क्या थे आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना, और कमेंट भी कीजिएगा अगर आप कुछ वैसा स्पेसिफिक चीज में कहीं कंफ्यूजन होता है तो। क्लियर, इसके बाद अगर बात करें डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था, मतलब पॉपुलेशन का क्या फीचर था ब्रिटिश रूल के दौरान, तो कहता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही वेरी हाई, इट वाज वेरी हाई। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है ना, पर 1000 कितना बच्चा पैदा ले रहा है, पर 1000 कितना डेथ हो रहा है। 48 एंड 40% कहता है पर 1000, मतलब बर्थ रेट कितना था 48 और डेथ रेट 40। क्लियर, अगर हाई बर्थ रेट रहे, हाई डेथ रेट रहे, तो ये बताता है कि कंट्री में पॉवर्टी काफी ज्यादा है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर क्या है, वो भी बहुत खराब हालात में था। ठीक है, 218 पर 1000 था, प्रति 1000 218 बच्चे का मृत्यु हो जा रहा था। ठीक है, जबकि प्रेजेंट में सिर्फ ये 32 है। सोच के देखिए उसमें हालात कितना खराब है, मतलब हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो सिर्फ 32 साल का था, जबकि प्रेजेंट में लगभग जो है 69.4, लगभग 70 के आसपास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब उस समय इतना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रीजन क्या हो सकता है, हेल्थ केयर की कमी, है ना, अवेयरनेस की कमी, लोग सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे थे, है ना, लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे थे, है ना, क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर वगैरह पे ब्रिटिशर्स ने ध्यान दिया कहाँ, है ना। लिटरेसी रेट की बात करें तो ये भी बहुत ही खराब था,
अरे ऐसा लिटरेसी रेट जो सिर्फ 16% था, 16% लिटरेसी अच्छा तो कभी नहीं माना जाएगा ना। और सोच के देखिए विमेन का मात्र 7% था। ये क्या दिखाता है? ये जेंडर इनइक्वालिटी भी दिखाता है ये चीज को। क्लियर? तो डेमोग्राफिक फीचर्स भी कोई खास मतलब लायक वाला था नहीं, ठीक है। और भी क्या था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है ना, डेमोग्राफिक का जो स्टेटस है उसके स्टेजेस अलग अलग स्टेज में बदलता है, ठीक है। तो कहता है 1921 के का जो ईयर है, याद रखिएगा, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि 1921 के पहले, 1921 के पहले जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब किसी सेंसस में वो बढ़ता था, किसी सेंसस में घटता था। क्लियर? लेकिन 1921 के बाद रिकॉर्ड है इंडिया का, आज तक किसी भी सेंसस में पॉपुलेशन घटा नहीं है, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ा है। और अब तो हम लोग पॉपुलेशन में रैंक 1 हो गए हैं, है ना। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाँ, बहुत लोग ये जरूर तर्क देते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क किया है, ठीक है, पोर्ट बनाया, रेलवे दिया। क्लियर? लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या इंडियंस का डेवलपमेंट था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपना डेवलपमेंट था ब्रिटिशर्स का। क्यों? रेलवे को डेवलप इसलिए किया था ताकि जो विदेश से, जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स आते हैं, ठीक है, वो इंडिया के हर एक सेक्टर में पहुंचाया जा सके, बेच सके वो अपना सामान। पोर्ट्स को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो इंडिया से रॉ मटेरियल वगैरह है वो ब्रिटेन पहुंचाया जा सके, ठीक है, और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स आता है उसे इंडिया तक पहुंचाया जा सके। पोस्ट एंड टेलीग्राम क्यों डेवलप किया? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करते थे वो इफिशियंट हो सके, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान रख सके। क्लियर? रोड को क्यों डेवलप किया जा रहा था? ताकि जो कंट्री के रिमोट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जहां से रॉ मटेरियल आ सकते हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल को पहुंचाया जा सके पोर्ट तक, ठीक है। तो ये था इंडिया का हालात। आप खुद सोच के देखिए, है ना, अगर इंडिया का ये स्थिति आजादी के समय है तो किसके कारण था? अरे रोमन जिस कंट्री को कहता था, क्या बोलता था, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, बर्बाद कर दिया इससे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और उसके बाद भी कई लोग तर्क देंगे इस पे आपको जरूर, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम नहीं किया। डायरेक्ट हम लोग के लिए अच्छा वर्क नहीं किया, इनडायरेक्ट वे में हम लोग को बहुत सारी चीजों से फायदा हुआ है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली हम लोग का डेवलपमेंट के लिए वो काम नहीं कर रहा था। वो वेल्थ ड्रेन कर रहा था, हमारे कंट्री से वेल्थ ले जा रहा था अपने कंट्री, ठीक है, अपने आप को डेवलप किया, हमें यहाँ पे पुअर छोड़ दिया इंडियंस को, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स का रूल था। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ तक हम लोगों ने देखा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।